हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान है। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने कैरोलाइन एज तक कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में और इसी के साथ में हमारा रेनेसां पीरियड बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, हमने रेनेसां पीरियड में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने एलिजाबेथन एज पढ़ा, उसके बाद हमने जैकोबिन एज पढ़ा, फिर हमने लास्ट क्लास में कैरोलाइन एज कंप्लीट करी और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमनवेल्थ पीरियड। अब देखिए, कॉमनवेल्थ पीरियड का टाइम ड्यूरेशन जाता है 1649 से 1660 तक। देखिए, कॉमनवेल्थ पीरियड की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, हम लास्ट क्लास में यानी कैरोलाइन एज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 30 जनवरी 1649 को चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली बिहेडेड कर दिया गया था, यानी पब्लिक के सामने फांसी पर लटका दिया गया था। अब देखिए, चार्ल्स फर्स्ट जो साहब थे, यहां मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, इनसे खूब पूछा गया था कि भाई अपने पक्ष में तुम्हें कुछ कहना है तो कहिए। तो चार्ल्स फर्स्ट कहां सुनने वाला था किसी की, वो उनका मानना था कि मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूं। चार्ल्स फर्स्ट का तो मानना था कि मैं तो भाई जो किंग होता है वो तो इक्विवेलेंट है गॉड के, यानी अगर मुझे किसी को आंसर देना तो मैं गॉड को दूंगा और आपके पास राइट क्या है कि आप मेरे से पूछ सको कि आप मेरे से कुछ पूछ सको, आपके पास राइट क्या है। उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं दिया। इसी के साथ में चार्ल्स फर्स्ट की डेथ वारंट पे 59 जजेस ने साइन कर दिया था और जो थर्ड साइनेटरी था, तीसरे नंबर पर साइन करने वाला, वो ओलिवर क्रोमवेल खुद था। अब इसी के साथ में 30 जनवरी 1649 को चार्ल्स फर्स्ट को फांसी पे लटका दिया गया था पब्लिकली, पब्लिक के सामने। और इसी के साथ में पार्लियामेंट रूल आ जाता है। 1649 से चलता है जो 1666 तक, और इसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड। अब यहां पर रूल किसका था, पार्लियामेंट का था, ठीक है। और पार्लियामेंट का हेड कौन था, आर्मी हेड और पार्लियामेंट हेड जो प्रोटेस्टेंट का लीडर था, ओलिवर क्रोमवेल। तो अब हम कह सकते हैं कि वही रूल कर रहा था, वो किंग तो नहीं था बट रूल ओलिवर क्रोमवेल ही कर रहा था कॉमनवेल्थ पीरियड में, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ पीरियड जाता है 1649 से 1666 तक। ये भी हमने समझ लिया कि ये पीरियड की शुरुआत हुई कैसे। अब देखिए, कॉमनवेल्थ पीरियड को हम इंटररेग्नम पीरियड भी कहते हैं। अब इंटररेग्नम पीरियड मींस जो इंटररेग्नम टर्म है, इंटररेग्नम टर्म का मतलब होता है बिटवीन रेन, यानी कोई भी राजा नहीं था कॉमनवेल्थ पीरियड में, कोई भी किंग नहीं था। अब देखिए, यहां पे तो पार्लियामेंट रूल आ गया था ना, तो पार्लियामेंट ही रूल कर रही थी भाई, यानी कोई किंग रूल नहीं कर रहा था। अब देखिए, जो कॉमनवेल्थ पीरियड से पहले का पीरियड है यानी कैरोलाइन पीरियड, वहां पे किंग थे चार्ल्स फर्स्ट, वहां पे भी किंग थे। और जो कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेस्टोरेशन पीरियड, वहां पे चार्ल्स फर्स्ट का बेटा फिर से आता है चार्ल्स सेकंड, और वो अपने बाप का बदला लेता है। कैसे लेता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो बीच का पीरियड था कॉमनवेल्थ पीरियड, ये इंटररेग्नम पीरियड इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी किंग नहीं था, मोनार्की नहीं थी, पार्लियामेंट ही रूल कर रही थी। पार्लियामेंट का मेन लीडर कौन था और आर्मी का भी जो हेड था वो ओलिवर क्रोमवेल ही था, यानी कह सकते हैं जो रूल कर रहा था वो ओलिवर क्रोमवेल ही कर रहा था। अब देखिए, इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ पीरियड में जो आर्मी का हेड था, आर्मी का सर्विस सर्वा था, वो तो ओलिवर क्रोमवेल ही था ना। अब ओलिवर क्रोमवेल था, ये अपनी आर्मी यानी सेना को लेकर स्कॉटलैंड चला जाता है, स्कॉटलैंड पे जीत हासिल करने के लिए। अब वहां पे स्कॉटलैंड में जो रूल कर रहा था वो कर रहा था चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकंड। अब हुआ क्या, 1651 में चार्ल्स सेकंड हार गया, यानी क्रोमवेल वहां पे जाके जीत गया, ठीक है। और वहां पे 1651 में चार्ल्स सेकंड हार कर भाग गया फ्रांस में, और वो फ्रांस में रहा था चार्ल्स सेकंड 1651 से 1660 तक एग्जाइल होके रहा था भाई वो, ठीक है। अब स्कॉटलैंड को भी कॉमनवेल्थ डिक्लेयर कर दिया गया था, और इसी के साथ साथ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये तीनों ही कॉमनवेल्थ डिक्लेयर हो गए थे। और यहाँ पर तीनों जगह पे ही, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, यहाँ पे कॉमनवेल्थ का रूल चल रहा था पार्लियामेंट्री तरह से।
अब रूल कौन कर रहा था? वही ओलिवर क्रोमवेल। अब देखिए, कहने को तो यहाँ पे पार्लियामेंट रूल था इस टाइम, बट पार्लियामेंट इतना ठीक तरह से काम कर नहीं रही थी। पार्लियामेंट में शोर शराबा बहुत होता था, हंसी मजाकें बहुत होती थी, एक दूसरे पर ताने कसने, ठीक से काम नहीं कर पा रही थी पार्लियामेंट। ठीक है, अब यहाँ पे भाई ओलिवर क्रोमवेल को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भाई वो किया, पार्लियामेंट बनाई क्यों है, पार्लियामेंट में हो क्या रहा, सब अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे थे, सब अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट। तो भाई बिल्कुल ओलिवर क्रोमवेल फीड अप हो चुका था, पक चुका था बुरी तरह से। अब आपको ये डेट याद रखनी है कि 20 जून 1651, यानी 20 जून 1651 में ओलिवर क्रोमवेल ने अपनी आर्मी बुलाई और भाई सारी की सारी पार्लियामेंट खाली करा दी कि भाई निकलो, तुम पार्लियामेंट नहीं हो, तुम्हारे उसकी काम करना नहीं है। और अब उसने खुद की पार्लियामेंट बनाई आर्मी ऑफिसर्स के साथ में, और इसी के साथ में जो ओलिवर क्रोमवेल था ये लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया 1653 में, और ये लॉर्ड प्रोटेक्टर रहा 1653 से जब तक इसकी डेथ नहीं हुई, यानी 1658 तक। इसीलिए इस एज को यानी कॉमनवेल्थ पीरियड को हम प्रोटेक्टोरेट पीरियड भी कहते हैं। अब देखिए, कॉमनवेल्थ पीरियड को कितने नाम से जाना जाता है? पहला हो गया कॉमनवेल्थ पीरियड, दूसरा हो गया इंटररिग्नम पीरियड, और तीसरा प्रोटेक्टोरेट पीरियड। अब देखिए, कहने को तो लॉर्ड प्रोटेक्टर था, बट इसके सारे काम किंग वाले ही थे। मतलब वही चार्ल्स फर्स्ट वाली आत्मा आ गई थी भाई इसके अंदर, बिल्कुल तानाशाही इसके अंदर भी आ गई थी, मोनार्की वाली। तब चाहा पार्लियामेंट भंग कर दी, डिसोल्व कर दी, तब चाहा अपनी मनमर्जी कर दी। अब देखिए, हम ओलिवर क्रोमवेल के टाइम पीरियड की कुछ सोशल लाइफ का डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, 1642 में थिएटर तो बिल्कुल ऑफिशियली बंद हो गए थे, जो 1666 तक बंद रहे थे। और ये थिएटर बंद होने का रीजन ये था कि भाई वल्गर चीजें दिखाई जा रही हैं थिएटर में, इसलिए थिएटर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ये जो टाइम पीरियड था ना ओलिवर क्रोमवेल का, ये सारा का सारा रिलीजियन पे फोकस कर रहा था। मतलब धर्म को, रिलीजन को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जा रही थी। अब यहाँ पे एवरी संडे चर्च जाना मैंडेटरी हो गया था भाई। ठीक है, सारे संडे को कुछ भी काम नहीं करना, कोई खेल कूद नहीं करना, किसी की कोई एक्टिविटी नहीं करनी, कुछ भी काम नहीं करना, चर्च जाना है। वीकली नहीं, मंथली, एक मंथ में एक बार एक फास्ट रखना जरूर। किसी तरह का कोई गेम नहीं खेलना, सारे गेम बंद हो गए थे भाई। ठीक है, कलरफुल ड्रेस नहीं पहन सकते आप। महिलाओं का सिर्फ काम कितना था, महिलाएं सिर्फ घर पे रहेंगी, बच्चे संभालेंगे भाई। मतलब ऐसी लाइफ से बिल्कुल ही, ये तो तानाशाही वाली लाइफ होगी ना, बिल्कुल इसके अंदर तो वही वाली आत्माएं आ गई ना, चार्ल्स फर्स्ट वाली। ये कह रहा अपने आपको भाई कि मैं लॉर्ड प्रोटेक्टर हूं, बट सारे काम कर रहा है किंग वाले ही। अब बताओ, महिलाओं का मेकअप तक बंद कर दिया बंदे ने, महिलाएं मेकअप नहीं कर सकती। क्रिसमस जैसा फेस्टिवल बैन कर दिए। मतलब इसने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए भाई। पब्लिक बहुत ही ज्यादा फीडअप हो गई, बहुत उब गई। चलिए, फिर भी 1658 में बंदे की डेथ हो जाती है, और बड़े ही रिस्पेक्टेड वे में वेस्टमिनिस्टर एबी में इसको बरी किया गया, इसको दफनाया गया, जहां पे किंग एंड क्वीन रिस्पेक्टेड वे में दफनाए जाते थे। अब उसके बाद में ओलिवर क्रोमवेल का बेटा आता है, रिचार्ड क्रोमवेल, 1658 में। अब ये वैसे तो भाई जेंटलमैन था, अच्छा इंसान था, बट ये अपने फादर जितना चालाक नहीं था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था इसको, तो ये रूल नहीं कर पाया था। मतलब 2 साल के अंदर ही 1660 में ही इसको रिजाइन करने के फोर्स किया गया, भाई रिजाइन करो। और 1660 में रिचार्ड क्रोमवेल ने रिजाइन कर दिया, और अब रिक्वेस्ट किया गया, जबरदस्ती बुलाया गया, विनती की गई भैया आओ और रूल करो हमारे यहाँ पे आके। वो कौन थे? वही वापिस से चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकंड, जो फ्रांस में रह रहा है छिप के। अब वो आता है और फिर से इंग्लैंड पे, स्कॉटलैंड पे और आयरलैंड पे रूल करता है। अब उसके बाद क्या होता है, वो अपने बाप का बदला कैसे लेता है, वो मजा आने वाला है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं।
दोस्तों अब हम कॉमनवेल्थ एज के कुछ इंपोर्टेंट राइटर और उनके इंपोर्टेंट वर्क की बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले इंपोर्टेंट राइटर हैं कॉमनवेल्थ एज के एंड्रयू मार्वेल, जिनका इंपोर्टेंट वर्क है एन होरेशियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। और सेकंड इंपोर्टेंट राइटर हैं इस एज के जोहन ड्राइडन, जिनके दो इंपोर्टेंट वर्क हैं हीरोइक स्टैंजा, जिसमें इन्होंने ओलिवर क्रोमवेल को प्रेज किया था, तारीफ की थी इन्होंने ओलिवर क्रोमवेल की। और सेकंड वर्क है इनका ऑस्ट्रिया रिडक्स, यहां पे इन्होंने चार्ल्स सेकंड को वेलकम किया था, यानी वेलकमिंग चार्ल्स सेकंड। जब चार्ल्स सेकंड बने थे रेस्टोरेशन एज में, तो उनके लिए इन्होंने वेलकम किया था अपने इस वर्क में। तो ये भाई साहब उस टाइप के थे कि जिसका रूल उसी की तारीफ करना शुरू कर दिया। सेकंड है थर्ड है हमारे पास जोहन मिल्टन, जिनके इंपोर्टेंट वर्क हैं सोनेट 16, क्रोमवेल, आवर चीफ ऑफ मैन हु थ्रो अ क्लाउड। अब जोहन मिल्टन साहब ने एक लैटिन प्रोज वर्क भी लिखा है डिफेंसियो सेकुंडा। इसी के साथ में हमारा कॉमनवेल्थ पीरियड कंप्लीट हो जाता है और जिसके साथ साथ रेनेसां पीरियड भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो, हमारी कोशिश ठीक लग रही हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और अभी चैनल हमारा नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, हमेशा रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।